नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जिसमें पहला है सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा है राइट टू एजुकेशन एक्ट अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो शुरू किया गया था वर्ष 2000-2001 में। 2000-2001 कहने के पीछे वजह यह है कि शिक्षा का जो सत्र होता है इंडिया में, हमारे यहाँ जो होता है वो एक वर्ष में शुरू होता है और दूसरे वर्ष तक चलता है। तो 2000-2001 वाले सत्र में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत एक नारा दिया गया था जिसका नाम था सब पढ़ें सब बढ़ें। आपने देखा होगा, आपने एक चित्र देखा होगा कि एक पेंसिल होती है, उसके दोनों सिरों पर दो बच्चे बैठे होते हैं, उनके पास बैग इत्यादि होते हैं। तो इस योजना का जो स्लोगन है, नारा है, वो है सब पढ़ें सब बढ़ें। शुरुआत वर्ष 2000-2001 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के 2010 तक देश के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि वर्ष 2010 तक इसके उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, इसलिए इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ा दिया गया है और यह योजना अभी भी चल रही है। और भारत सरकार की यह योजना वर्ष 2000-2001 में शुरू की गई और राज्य सरकारों की मदद से इसको चलाया जा रहा है। राज्य सरकारों की मदद से जब चलाने के संबंध में दो छोटी एजेंसियां इसके लिए बनाई गई। दो छोटी एजेंसी से मेरा मतलब है दो छोटे संगठन ऐसे हैं जो इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए, है ना, कि ये योजना ठीक से काम करे, वो दो संगठन बनाए गए हैं, दो परिषद बनाई गई हैं। तो प्रदेश स्तर पर इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक परिषद बनाई गई, इसका नाम है सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद। यानी कि प्रदेश स्तर पर इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जो एक परिषद बनाई है उसका नाम है सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद। ये प्रदेश स्तर पर सुनिश्चित करती है कि ऐसे के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो ठीक से चलें। और जिला स्तर पर ध्यान रखिएगा, एक और समिति है जिसका नाम है जिला शिक्षा परियोजना समिति। तो ये दो समिति और एक ये आपकी परिषद, ये दोनों काम करती हैं सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए। यह काम करती है प्रदेश स्तर पर और यह काम करती है जिला स्तर पर। ऐसे राज्य सरकार के शहरों से राज्य सरकारों के सहयोग से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, परंतु 2010 तक ये लक्ष्य नहीं प्राप्त किया गया, इसलिए इसे आगे बढ़ाया गया। और दूसरा एक और चीज़ है यहाँ पे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। केवल ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल इत्यादि खोल दिए जाएं। स्कूलों के साथ साथ पहली चीज़ तो स्कूल बच्चे के आसपास उसकी रेंज में हो, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, और उन स्कूलों में सारी बुनियादी सुविधाएं हो। जैसे कि आपने देखा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कम से कम 2 कमरे जो हर मौसम के लिए तैयार हों, कम से कम 2 अध्यापक जिसमें एक फीमेल हो, लड़के और लड़कियों के अलग अलग शौचालय, स्वच्छ पीने का पानी इत्यादि व्यवस्था, या शिक्षक सहायक सामग्री, मैप, चार्ट इत्यादि होने चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई वर्ष 2000-2001 में। इस योजना के पीछे एक छोटी योजना का और हाथ था। वर्ष 1993 में आपने एक योजना सुनी होगी, DPEP, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इस योजना का ही एक बड़ा रूप था जिसे हम SSA के नाम से जानते हैं। और SSA से या तो इसका स्लोगन पूछेगा आपसे, इसका वर्ष पूछेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिएगा, इस टॉपिक को समझने से पहले, इसके फैक्ट मैं जानता हूँ आप सबको पता होंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि भारत में शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो देखिएगा, संवैधानिक प्रावधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इंडिया में क्या है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत का संविधान किन किन नियमों की बात कहता है और कौन कौन सी सरकारें किस किस प्रकार से शिक्षा के संबंध में कार्य करती हैं। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे और बैकग्राउंड समझने के बाद इसको पूरा समझेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक की पूरी समझ रहे। तो देखिएगा, सबसे पहला वर्ड आपके सामने आता है संविधान। संविधान होता क्या है? इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बहुत सारी बातें होंगी। अभी आप थोड़ा समझ लीजिएगा, संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है ना, या हम कह सकते हैं नियमों का दस्तावेज है। बहुत सारे इसमें नियम इत्यादि लिखे हुए हैं संविधान में, जो क्या करता है संविधान, किसी देश या राज्य
या किसी क्षेत्र, है ना, हो सकता है किसी देश का संविधान हो, किसी राज्य का हो, किसी क्षेत्र का हो। तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है या नियमों का दस्तावेज है, बहुत सारे नियम उसमें लिखे हुए हैं, जो किसी देश, राज्य या क्षेत्र पर शासन करने में सहायता करता है। किसी देश, राज्य या क्षेत्र पर शासन करने में सहायता करता है, ठीक है ना। कि जब भी आप किसी देश में जाएं, किसी राज्य में जाएं, उस राज्य में अगर लोकतंत्र है ना, सरकार है और सरकार वहाँ के निवासियों के लिए काम करती है ना, तो उसके लिए एक संविधान का होना बहुत आवश्यक है। तो संविधान क्या है? संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है या नियमों का एक पुलिंदा है, बहुत सारे नियमों का समूह है, नियमों का दस्तावेज है। दस्तावेज कहते हैं डॉक्यूमेंट से कहते हैं, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे नियम लिखे हों। तो संविधान हमारे सामने आप देखते हैं एक बुक होती है, बहुत सारे नियम है। उद्देश्य क्या है? किसी देश या राज्य या क्षेत्र पर शासन करने में सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। तो ये संविधान हुआ आपका। अब देखिएगा, जब संविधान हमारा बना तो हमारे संविधान में केंद्र सरकार भी है, हमारे यहाँ राज्य सरकार भी है, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ स्थानीय सरकारें भी हैं। हमारे भारत में शासन की जो व्यवस्था है, देखिएगा इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो पहले आपने समझा संविधान क्या है, कि किसी देश, किसी राज्य या किसी क्षेत्र में शासन करने में सहायता प्रदान करने वाला वैधानिक दस्तावेज संविधान कहलाता है। भारत में आप देखेंगे शासन व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है। शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय है, मतलब सरकार जो है 3 लेवल पे काम करती है। पहले लेवल पे काम करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जिसे हम संघ सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ऐसे हम संघ सरकार भी कह देते हैं, एक ही बात है, केंद्र सरकार या संघ सरकार। दूसरी सरकार जो होती है वो होती है आपकी राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार जो आपके यूपी, बिहार इत्यादि की सरकारें हैं। और तीसरी होती है आपकी स्थानीय सरकार, जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, या हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन, जिसमें आपकी सारी पंचायतें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इन दोनों सरकारों की बात करेंगे। अब देखिएगा, जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का विभाजन किया। शक्तियों का विभाजन से मेरा मतलब क्या है? आपने कई बार सुना होगा संघ सूची। ये समझ में आ गया होगा आपके शासन व्यवस्था 3 स्तर की है, केंद्र सरकार या संघ सरकार, राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर आपकी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें होती हैं, ये भी सरकार में आती है। 3 सरकारें हमारे इंडिया में होती हैं, अर्थात शासन व्यवस्था कैसी है हमारे यहाँ? त्रिस्तरीय है, ठीक है। तीन स्तर की हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है। तीनों आपने शासन के स्तर देखे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब देखिएगा, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, हमारी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है, तो संविधान के निर्माण के समय एक शब्द आया, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। अब ये शक्तियाँ क्या है? शक्तियों को विषय भी कहा जाता है, शक्तियों को विषय कहा जाता है। आप समझिएगा जरा डिटेल में, ठीक है ना। कोई भी देश है, जैसे भारत है, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो भारत के नागरिकों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, व्यापार का मुद्दा, इस तरह से आप कृषि का मुद्दा, व्यापार का मुद्दा, कोयले इत्यादि खदानों का मुद्दा, हॉस्पिटल का मुद्दा, न्याय का मुद्दा, यानी कि बहुत सारे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं ना। किसी भी एक नागरिक से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप घर में रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, परिवहन निगम आपको आने जाने के लिए सड़कें बना रहा है या बसों इत्यादि का इंतजाम कर रहा है, रेलवे आपके लिए रेल का इंतजाम कर रही है, पुलिस आपकी सुरक्षा का इंतजाम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग आपके लिए इंतजाम कर रहा है, डॉक्टर्स इत्यादि का। यानी कि एक व्यक्ति से जुड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हर एक चीज़ के लिए, हर एक सेवा के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। उन्हीं डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उन्हीं को कहा जाता है शक्ति या विषय। किसी भी व्यक्ति से जुड़े किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो आपका परिवहन निगम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हॉस्पिटल हो, यानी कि देख रहे हैं आप, एक व्यक्ति के रूप में आपसे स्वास्थ्य विभाग जुड़ा हुआ है, आपसे रेलवे जुड़ा हुआ है, आपसे परिवहन निगम जुड़ा हुआ है, आपसे बहुत सारी एयरलाइंस जुड़ी हुई हैं, आपसे विद्युत विभाग जुड़ा हुआ है, आपसे पुलिस विभाग जुड़ा हुआ है, सेना आपसे जुड़ी हुई है। यानी कि एक नागरिक के जीवन से बहुत सारी सेवाएँ जुड़ी होती हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं। उन्हीं डिपार्टमेंट को कहा जाता है शक्ति या विषय, ठीक है ना। अब जब संविधान का निर्माण हुआ तब बात ये निकल के आई कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सी सरकार देखेगी, क्योंकि जब संविधान बना तो सरकारें 2 तरह की थी केवल उस समय, क्योंकि पंचायती राज हमारे यहाँ बहुत बाद में शुरू हुआ है। तो केंद्र सरकार कौन कौन से विषय, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में होंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अंडर में होंगे। कैसे? सेना की बात करें तो सेना किसके अंडर में आती है?
सेना आती है केंद्र सरकार के अंडर में, और हम पुलिस की बात करें तो पुलिस आती है राज्य सरकार के अंडर में। हम बात करें रेलवे की तो रेलवे किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और हम बात करें नॉर्मल जो परिवहन निगम होती हैं जैसे यूपी रोडवेज या बिहार रोडवेज, तो ये राज्य सरकार के अंडर में आती है। यानी कि संविधान ने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए कि ये सब्जेक्ट रेलवे ये केंद्र सरकार देखेगी, अगर हम बात करें नागरिक पुलिस की तो ये राज्य सरकार देखेगी, ठीक है ना। इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट एक देश में हो सकते हैं उन सभी डिपार्टमेंट का बंटवारा किया। किसने बंटवारा किया, संविधान निर्माताओं ने। तो संविधान में क्या हुआ कि शक्तियों के बंटवारे के आधार पर 3 सूचियां बनी। शक्तियों के यानी कि विषय के, या हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट के आधार पर कि रेलवे डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा, केंद्र में जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ये डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा, बोले ये सरकार को दे दो, राज्य सरकार को, राज्य सरकार संभालेगी इसको, केंद्र का इससे कोई मतलब नहीं है। ये डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा। अब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट थे और केंद्र के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। डिपार्टमेंट यानी कि शक्ति यानी कि विषय एक ही बात है, मैं आपको डिपार्टमेंट कह रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी रहे समझने में। तो 3 तरह के सूची बनी, 3 तरह की लिस्ट बनी। पहली लिस्ट बनी संघ सूची, संघ सूची, ठीक है ना। संघ सूची में जिन विषयों को ऐड किया गया, यानी कि जो डिपार्टमेंट या जो शक्ति या जो विषय संघ सूची के अंडर में थे, उन सब्जेक्ट पर, उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। उन्हें उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, उन विषयों के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। कुछ विभाग, कुछ विषय या कुछ शक्ति राज्य सरकार को दी गई, कुछ शक्तियां, कुछ विषय किसको दिए गए, राज्य सरकार को दिए गए, ठीक है ना। तो उन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं बना सकती। कुछ विषय ऐसे थे जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, उन्हें कहा गया समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट इंग्लिश में कहते हैं समवर्ती सूची। इसकी बहुत विस्तार से बात आपके संविधान में होगी। तो जब संविधान बना तो संविधान में आपको बता ही चुका हूं कि नियमों का और दस्तावेजों का ऐसा समूह है, यह एक वैधानिक दस्तावेज है जो किसी देश, क्षेत्र या किसी राज्य के शासन को चलाने में सहायता प्रदान करता है। और जब संविधान का निर्माण हुआ तो चूंकि हमारे यहाँ उस समय 2 सरकारें थीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो संविधान निर्माताओं ने सभी डिपार्टमेंट्स को बांट दिया कि ये डिपार्टमेंट केंद्र के अंडर में आएंगे, ये डिपार्टमेंट राज्य के अंडर में आएंगे। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो दोनों के मतलब के थे कि केंद्र भी उस पर काम कर सकता है और राज्य भी काम कर सकता है। अर्थात किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा नियम अगर केवल केंद्र सरकार बनाता है तो इसका मतलब डिपार्टमेंट कौन सी सूची में है, वो संघ सूची में। हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं संघ सूची का विषय है। अगर किसी डिपार्टमेंट पे केवल और केवल राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं बना सकती, तो हम कहते हैं वो विषय किस सूची का है, राज्य सरकार, राज्य सूची का विषय है। और अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो डिपार्टमेंट पे दोनों ही, चाहे संघ सरकार हो अर्थात केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो वो विषय किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। तो अब आपको समझ में आ गया शक्तियों का बंटवारा कैसा हुआ। तो शक्तियों का या विषय की बात करें तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या था आपका, शिक्षा। तो शिक्षा को सबसे पहले रखा गया राज्य सरकार की सूची में, यानी कि शिक्षा किसके अंडर में थी, राज्य सरकार के अंडर में थी कि शिक्षा संबंधी नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र इसमें दखल नहीं देगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब राज्यों ने ठीक से इस शक्ति का ठीक से उपयोग नहीं किया, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया नियम नहीं बनाए, या प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्षेत्र में राज्य ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर पाए, तब केंद्र सरकार को यह लगा कि इस सब्जेक्ट को केंद्र के अंडर में भी होना चाहिए ताकि प्राथमिक शिक्षा पर ठीक ठाक कानून बनाए जा सकें और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण की दिशा में तेज़ी से और प्रभावी प्रयास किए जा सकें। इसी संबंध में वर्ष 1976 में संविधान में संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन आप समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नियम पहले से संविधान में है और उस नियम को बदलने की आवश्यकता है तो हमारे संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की बात करेंगे, संशोधन कैसा होता है संविधान में पढ़ेंगे। तो शिक्षा को क्या किया गया, कौन से संशोधन के थ्रू, 42 में संविधान संशोधन के थ्रू। कब हुआ ये, 1976 में। शिक्षा को क्या किया गया, राज्य सूची से हटा लिया। यानी शिक्षा पहले काय का विषय थी, राज्य सूची का, क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और शक्तियों का बंटवारा किया या विषयों का बंटवारा किया या डिपार्टमेंट बांटे तो शिक्षा को कहाँ दिया, पहले उन्होंने
राज्य सरकार की सूची में दिया। वर्ष 1976 तक आते आते केंद्र सरकार को ये समझ में आ गया कि ये जो राज्य सरकार हैं ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा काय में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि पहले शिक्षा राज्य सरकार के अंडर में थी, केंद्र सरकार का दखल नहीं था, लेकिन अब शिक्षा कहाँ आ गई, यहाँ से हटके कहाँ आ गई, समवर्ती सूची में आ गई। अब शिक्षा काय का विषय हो गया, समवर्ती सूची का विषय हो गया। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई विषय राजसंघ सूची में है, केंद्र सरकार की सूची में है, तो उस विषय पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे नागरिकता की बात होती है तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है, केवल केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन अगर कोई विषय राज्य सरकार की सूची में है तो उससे जुड़ा नियम केवल राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन अगर कोई विषय समवर्ती सूची में है जैसे शिक्षा, तो उस पर नियम, उस पर कानून संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर किसी तरह से किसी एक सब्जेक्ट जो समवर्ती सूची का विषय है उस पर कानून बना रखा है राज्य ने भी और कानून बना रखा है संघ ने भी, और उन दोनों में कहीं टकराव होता है तो राज्य सरकार का कानून खारिज हो जाएगा, संघ सरकार का कानून माना जाएगा। आप शिक्षा मित्रों के मामले में ये देख चुके हैं कि शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में भर्ती करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उन्हें टेट से छूट दे दी थी, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। तो केंद्र सरकार ने जो नियम बना रखा था उसमें बिना टेट के किसी को अध्यापक नहीं बना सकते, और चूंकि राज्य सरकार ने उस पर नियम अपना बना लिया कि शिक्षा मित्रों को उन्होंने बिना टेट के टीचर बना दिया। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि किस विषय का मामला है, शिक्षा का। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। अर्थात शिक्षा के लिए राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन अगर दोनों कानूनों में टकराव होगा तो किसका माना जाएगा, संघ सरकार का माना जाएगा, राज्य सरकार का कानून खारिज हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा मित्रों का मामला आपका मालूम है कि राज्य सरकार की हार हुई और केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटा दिया गया। तो ये आप समझे। तो यहाँ पे क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, शिक्षा को राज्य सरकार की सूची से निकाला और किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में, ताकि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकें और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के क्षेत्र में तेजी से काम हो सके। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपको समझ में आया एक पॉइंट कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, वो है आपकी समवर्ती सूची का विषय है। दूसरी बात करते हैं, क्या शिक्षा हमेशा से मौलिक अधिकार थी, क्या शिक्षा हमेशा से मौलिक अधिकार थी। अब देखिएगा, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। मौलिक अधिकार इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। एक होता है आपका राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तीसरा आप है आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, किसे, मौलिक अधिकार को। इसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है आपका, इसे कहते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं वर्तमान में, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी संविधान में करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। देखिए क्या होता है, संविधान के भाग 3 में उल्लेख किसका है, मौलिक अधिकारों का। भाग 4 में उल्लेख किसका है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का। और भाग 4 का में, भाग 4 का में किसका उल्लेख है, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, संविधान में जब भी आप कोई भाग देखें और या कोई अनुच्छेद देखें जिसके आगे का, खा, गा या ABCD लिखा हो, तो मान के चलिएगा ये बाद में जोड़ा गया है। मौलिक संविधान में यह नहीं था, इसे बाद में किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग 4 का को बाद में जोड़ा गया था, चर्चा करेंगे संविधान में। तो सबसे पहले हमने समझा शिक्षक किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। कब बनाया गया इसको, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिएगा, हमारे संविधान में 3 चीज़ें हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP, और भाग 4 का में क्या है, हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहला काम, मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 हैं, 7 हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया, बात करेंगे उसकी संविधान में कब हटाया गया। तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को। मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को। जैसे आप घर में रहते हैं और घर में रहने के आपके कुछ अधिकार हैं कि आप खाना खा सकते हैं, घर में सो सकते हैं, रह सकते हैं। इसी तरह से देश में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, और चर्चा करेंगे संविधान में इसकी। तो मौलिक अधिकार जब हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर सरकार ने किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया, कैसे? जैसे आपका समानता का अधिकार है, सरकार ने आपके संग भेदभाव किया, या आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो आपकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करी, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका शोषण हुआ, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट सरकार को ऑर्डर करेगा कि आपके मौलिक अधिकार का हनन ना किया जाए, यानी कि आपके मौलिक अधिकार से आपको वंचित ना किया जाए। क्योंकि मौलिक अधिकार कैसे होती हैं? न्यायोचित होते हैं। यानी कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है, सरकार उसका हनन करती है, तो मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेने के बाद सरकार को आदेश दे सकती है कि आप इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकार क्लियर है। दूसरी बात, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? देखिएगा, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में कई सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे। आर्टिकल 36 से शुरू हो जाता है, 51 तक जाते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक की अगर बात करें तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा हुआ है? राज्य का मतलब है सरकार। राज्य का मतलब है सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसके लिए शब्द राज्य यूज होगा। केंद्र सरकार के लिए भी राज्य शब्द का यूज होगा और राज्य सरकार के लिए भी राज्य शब्द का ही यूज होगा। कंफ्यूज मत होना, केवल राज्य नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी शब्द राज्य यूज होगा। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से मतलब क्या है कि कोई राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो शासन कर रही है तो शासन की नीतियां बनाएगी। नीति कैसी बनाएगी वो? कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो। यानी कि किसी राज्य में या किसी देश में कोई सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी, बिहार, एमपी इत्यादि की, इनका काम क्या है कि राजनीति करना, राज करना, और काय के द्वारा, नीतियों के द्वारा। तो कुछ नीतियां बनाएंगी राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, नीति बनाएंगी। नीतियां कैसी होनी चाहिए? पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? जो नागरिकों के जीवन स्तर में क्या करे? सुधार करे। तो जब राज्य सरकार कोई नीति बनाए तो संविधान में जो ये लिखे हुए हैं ना नीति निर्देशक तत्व, इनका ध्यान रखें। क्योंकि इनमें क्या लिखा हुआ है? नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा हुआ है? इतनी सारी बातें हैं जो राज्य के लिए निर्देश देती हैं। कैसे? कि राज्य गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा, राज्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाएगा, राज्य SC/ST लोगों के उत्थान के लिए काम करेगा, राज्य गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाएगा। यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो निर्देश लिखे हुए हैं किसके लिए? राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकारों के लिए, कि उन इंस्ट्रक्शंस को, उन निर्देशों को देखने के बाद सरकार अपनी पॉलिसी बनाए, जिससे कि उसकी पॉलिसी से जनता को लाभ हो। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि जो जो सिफारिशें यहाँ लिखी हुई हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, कि ऐसी दवाइयों पर रोक लगानी चाहिए जो नशे में काम आती हैं, या राज्य को अपने क्षेत्र में गाय या किसी दुधारू बछड़े इत्यादि की बलि पर रोक लगानी चाहिए, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी, या SC/ST लोगों के लिए प्रावधान करने चाहिए, या लोगों के लिए जो गरीब हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए कुछ न कुछ योजनाएं चलानी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेकिन राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में जो भी हैं, जो भी तत्व हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शन है, या जो भी निर्देश हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उन्हें माने या ना माने, ये जरूरी नहीं है। जैसे हमको बोलने की आज़ादी ना दे, आपकी स्वतंत्रता छीन ले, आपको समानता का अधिकार ना दे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कब? जब आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उनको अगर नहीं माना है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि ये कैसे हैं? गैर न्यायोचित हैं। मौलिक अधिकार कैसे थे? न्यायोचित थे, कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में जो कुछ भी लिखा हुआ है राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने उन्हें नहीं माना, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार को ये करना चाहिए कि मेरे राज्य में दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगा दे, या शराब इत्यादि पे बैन लगा दे, या गरीबों के लिए योजनाएं चलाए।
चूँकि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है, यानी कि कानून अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकता, क्योंकि ये केवल राज्यों के लिए सिफारिशें हैं कि जब कोई भी सरकार काम करे तो इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखे, इनको देख ले और इनके हिसाब से ही अपनी नीतियां बनाएं, जिससे कि नीतियां ऐसी हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य सरकार मतलब राज्य केंद्र किसी सरकार पर कि इन्हें मानना ही मानना है, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन करेंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसका अगर हनन करेगी तो आप कोर्ट जाएंगे और सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में अगर कोई बात लिखी हुई है और राज्य सरकार उस बात को नहीं मानती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब देखिएगा असली खेल शुरू होता है। शिक्षा का जो प्रावधान था, पहली बात तो आप ये समझ गए शिक्षा काय में थी, पहले राज सूची में थी कि राज्य सरकार ही उस पर कानून बना सकती थी, लेकिन 42 में संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, उसको समवर्ती सूची में डाला गया। अब देखिएगा अगली खेल क्या शुरू होता है कि शिक्षा पहले काय में थी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में थी। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 की अगर बात करें, अनुच्छेद 45 तो देखिएगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 है। भाग 4 इससे पहले शिक्षा काय में थी, भाग 4 में उल्लिखित राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल थी। यानी कि शिक्षा सबसे पहले किसका विषय थी, राज्य सूची का, फिर काय में डाला, समवर्ती सूची में डाला। अब उसके बाद आगे गए हम कब, वर्ष 2002 में। कब गए, वर्ष 2002 में हमने क्या किया कि शिक्षा का प्रावधान काय में था, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में था। एजुकेशन का जो सिस्टम था, पूरी प्रोसेस था, वो काय में था, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में था। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में था। क्या लिखा था उसमें कि राज्य का मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रयास करेगा। यानी कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था थी वो काय में थी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में थी। यानी कि अभी तक शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। अब शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी तो काय में थी, राज्यों के नीति निर्देशक में थी। अगर सरकार, राज्य सरकार शिक्षा के लिए कोई प्रयास ना भी करता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो जो शिक्षा का सिस्टम था वो काय में लिखा हुआ था, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ था। तो सबसे पहले तो सरकार को ये समझ में आया कि शिक्षा को बनाया जाए मौलिक अधिकार, क्योंकि अगर शिक्षा मौलिक अधिकार हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार बन जाने के बाद अगर सरकार ने शिक्षा के लिए काम नहीं किया तो कोर्ट उसको काम ज़बरदस्ती करवा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार कैसे हैं, न्यायोचित हैं कि किसी मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके लिए लागू करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मैटर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में है तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यायोचित नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम सरकार ने क्या किया कि इससे पहले 42 में संविधान संशोधन वाला तो मैटर आपने देख ही लिया कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। यानी कि आप शिक्षा पर कानून दोनों लोग बना सकते हैं, केंद्र राज्य दोनों। फिर इसके बाद भी जब बात नहीं बनी, 76 के बाद और बढ़िया बात नहीं हुई, तो फिर नया प्रावधान किया गया कि शिक्षा को राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से हटाया, काय में डाल दिया गया, मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। तो शिक्षा को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार। शिक्षा को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बनाने के पीछे वजह ये थी कि अगर अब सरकारें काम नहीं करेंगी तो कोर्ट इस काम को ज़बरदस्ती करवा सकता है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और जब ये संशोधन नया किया गया तो संविधान के भाग 3 में, भाग 3 का मतलब क्या हो गया, मौलिक अधिकार। भाग 3 में नया अनुच्छेद जोड़ा, कौन सा, 21A। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा, 21A या 21 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा है ना। नया चीज़ कौन जोड़ा, 21A या 21 का जोड़ा। और इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, शिक्षा को राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जब शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन जाएगी तो सरकार को इसके लिए काम करना ही पड़ेगा। अगर शिक्षा के लिए काम नहीं करेगा तो मौलिक अधिकार चूंकि न्यायोचित होते हैं, कोर्ट द्वारा इनको ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के पीछे वजह आपको समझ में आ गई, ताकि संवैधानिक दृष्टि से सरकारों पर दबाव पड़े और प्राथमिक शिक्षा के लिए वो
सीरियसली काम करें, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो व्यक्ति कहाँ चला जाए, कोर्ट में, क्योंकि शिक्षा अब कैसा अधिकार होगी, है मौलिक अधिकार। लेकिन 2002 से पहले कैसा, कहाँ थी शिक्षा, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में थी, काय में थी, अनुच्छेद 45 में। और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में लिखी बातों को राज्य माने या ना माने, ये उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही कोई कोर्ट उसको लागू करवा सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इससे क्या किया गया, भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों वाले भाग में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, कौन सा, 21A या 21 का एक ही बात है, जिसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके अलावा मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान का भाग 4 का जिसे भाग 4A भी कहते हैं, इसमें काय का जिक्र है, मौलिक कर्तव्यों का। देखिएगा आप घर में रह रहे हैं तो घर में आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, क्या है आपके मौलिक अधिकार हैं घर में कि आप खाना खा सकते हैं, है ना, पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सो सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो घर में रहने कुछ कर्तव्य भी तो होंगे आपके कि घर में रहेंगे तो उसको साफ़ रखना है ना, घर में कोई नुकसान नहीं होने देना है, घर में आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे और लोगों को नुकसान हो। तो इसी तरह से देश में जब आपके मौलिक अधिकार हैं तो आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होंगे। तो मौलिक कर्तव्य हमारे 10 थे पहले, लेकिन 2002 में जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तो एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया क्या, कि जो भी देश के नागरिक हैं वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करेंगे। यानी कि सरकार तो करेगी अब, क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार हो गया, लेकिन राज्यों के नागरिकों के लिए भी, देश के नागरिकों के लिए भी एक नया मौलिक अधिकार बना दिया गया कि अब आप भी अपने बच्चों की शिक्षा का प्रयास करेंगे। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया या 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, कि देश के नागरिकों के लिए नया मौलिक कर्तव्य था कि आप भी अपने बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के उनके लिए शिक्षा का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका संवैधानिक। अब देखिएगा 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना दिया गया, 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, लेकिन इसके बाद भी बड़े लंबे समय तक बहुत बढ़िया काम इस क्षेत्र में नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं सरकारें आसानी से काम नहीं करती हैं। तो शिक्षा अब मौलिक अधिकार भी बन गई और 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में भी डाल दिया गया था, लेकिन अभी तक बहुत बढ़िया काम नहीं हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया, एक नए कानून लेके आई जिसका कहा गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे कहते हैं RTE एक्ट, ठीक है ना, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब लाया गया ये, 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित किया गया, है ना। इस अधिनियम को जिसे हम कहते हैं RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसको 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित किया गया। कोई भी कानून जब बनता है तो संसद में लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, चर्चा करेंगे संविधान में डिटेल में। तो क्या हुआ कि RTE एक्ट 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। देखिएगा इसके पीछे वजह क्या है कि जब ये पास हुआ था तो सत्र चल रहा होगा, 2009-2010 वाला सत्र चल रहा होगा ना भाई। शिक्षा का सत्र कब से चलता है, एक जैसे मान लीजिए 2020 चल रही है, तो इस वर्ष सत्र कहाँ शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगली साल कहाँ तक जाएगा, 31 मार्च तक जाएगा, है ना। ऐसे चलता है ना शिक्षा का सत्र। तो जब RTE एक्ट पास हुआ था तब सत्र चल रहा था शिक्षा का, बीच में अगस्त बीच में आता है, तो सत्र खत्म होने के बाद तो लागू करेंगे नया नियम। तो लागू कब से किया गया, 1 अप्रैल वर्ष 2010 से लागू किया गया। दोनों डेट आपको याद रखनी है। पास कब किया गया, 4 अगस्त 2009 को। नाम RTE एक्ट 2009 ही है, इसका नाम जो है RTE एक्ट 2009 ही है, क्योंकि पास 2009 में हुआ था, लेकिन लागू कब से किया गया, इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। RTE एक्ट भी काय के लिए है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए है। तो प्रावधान क्या है कि 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, यानी कि बालक जहां रहता है उसके 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल अर्थात 1 से 5 तक का विद्यालय, और उस बालक के आसपास 3 किलोमीटर के भीतर क्या होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्कूल अर्थात 6 से 8 वाला स्कूल उसके 3 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। 1 किलोमीटर के आसपास 1 से 5 वाला विद्यालय होना चाहिए। स्कूल में देखेंगे PTR, प्यूपिल टीचर रेशियो, छात्र या शिष्य अध्यापक अनुपात
क्या है पीटीआर क्या है, प्राइमरी लेवल पे कितना है 30 बच्चे एक टीचर प्राइमरी लेवल पे, और अपर प्राइमरी लेवल पे कितना होना चाहिए 35 बच्चे एक टीचर अपर प्राइमरी लेवल पे। लेकिन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 2009 में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इनका कहना है कि अपर प्राइमरी लेवल पे भी कितना होना चाहिए 30:1 होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आरटी एक्ट ये कहता है कि अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो 30 बच्चों पर एक टीचर, और अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो 35 बच्चों पर एक टीचर। लेकिन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहता है कि अपर प्राइमरी लेवल अर्थात 6 से 8 में भी 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। इसके अलावा एज पर यूडाइस क्या है आपका, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, एकीकृत या समन्वित भी कहते हैं, एकीकृत या समन्वित जिला शिक्षा सूचना तंत्र। आपने देखो हर स्कूल का यूडाइस कोड होता है, NIOS DLED वाले बहुत अच्छे जानते होंगे उसको। तो यूडाइस यूँ कहता है कि प्राइमरी लेवल पर जो अनुपात होना चाहिए टीचर का और स्टूडेंट का वो 24:1 अर्थात 24 बच्चे स्टूडेंट्स एक टीचर, और अपर प्राइमरी लेवल पर होना चाहिए 27:1 27 बच्चे और एक टीचर। तो ध्यान रखिएगा ज़्यादातर केस में जो माना जाता है प्राइमरी लेवल का ही माना जाता है, 30:1 का माना जाता है, पेपर में 30:1 ही आता है। लेकिन ये सब डेटा मैं आपको MHRD की वेबसाइट से बता रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि इस तरह के डेटा कई जगह फर्जी पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप जब भी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD.gov.in पर जाएंगे तो ये डेटा आपको बिल्कुल 2017 का लेटेस्ट मिलेगा आपको कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या रहेगा। प्राइमरी लेवल पर 30:1, अपर प्राइमरी पर 35:1, जबकि अपर प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या कहता है 30:1। और यूडाइस क्या कहते हैं, यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, एकीकृत या समन्वित जिला शिक्षा सूचना तंत्र, ये कहते हैं कि प्राइमरी लेवल पर होना चाहिए 24:1 और अपर प्राइमरी लेवल पर होना चाहिए 27:1। ये सब डिटेल मैंने इसलिए लिखी है, मैं इसको आराम से 30:1 लिख सकता था, क्योंकि पेपर दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, हो सकता है कि लेवल चेंज करके पूछ ले। तो आपने देखा आरटी एक्ट, मैं आपको एक बार शॉर्ट में क्लियर करके बताता हूँ कि देखिएगा 4-5 स्टेप में मैं आपका दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा को डाला गया समवर्ती सूची में। शिक्षा काय में डाली गई, समवर्ती सूची में। पहले काय में थी वो, पहले थी राज्य सूची में, अर्थात शिक्षा के ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना सकते थे। और कब बनाया गया समवर्ती सूची में, कब बनाया गया 1976 बनाया गया। इसके बाद भी कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ तो 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के अनुसार शिक्षा को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार। शिक्षा को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। और क्या किया गया, इसके आधार पर संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का। उसमें क्या लिखा गया 21 का में कि राज्य सरकार या सरकारें जो भी हों, चाहे केंद्र या राज्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो शिक्षा क्या बन गई अब, मौलिक अधिकार। इससे पहले शिक्षा काय में थी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में थी। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जब भी कोई विषय या कोई भी बात राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में लिखी होती है तो राज्य सरकार उसे माने या ना माने, आप उस पर न्यायालय की मदद से दबाव नहीं बना सकते। लेकिन अगर कोई भी प्रावधान मौलिक अधिकार में है तो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को उसे मानना ही होगा। इसीलिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और मौलिक अधिकार बनाने के बाद एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य कि राज्य के नागरिक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, संविधान के सभी प्रावधान समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसको बहुत आसान वीडियो बना सकता था, बस इसके प्रावधान आपको बता देता, लेकिन उतने से काम नहीं चलता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शक्तियों का बंटवारा कैसा हुआ, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची में क्यों लाए, मौलिक अधिकार क्यों बनाया, वर्तमान में RTE के क्या क्या प्रावधान है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो इसको शेयर करें। Thank you very much.